हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है हम सीटेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके लिए आज मैं आपको सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल की साइंस की क्लास लेके आई हूँ, जिसमें मैंने आपको उसका सिलेबस बताया था कि हम जो भी आपका सिलेबस में आपको सिर्फ वही पढ़ना है, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है। क्योंकि सीटेट में क्या होता है, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर था भोजन हम लोगों ने पढ़ चुके थे, दूसरा चैप्टर था द्रव की अवस्थाएं, इसको हमने 2 पार्ट में पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ चुके। तो तीसरा चैप्टर दैनिक जीव उपयोगी पदार्थ, इसका भी एक पार्ट में आप अध्ययन कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने ये सारे वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाके वीडियो को देख लीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले हर वीडियो के रेगुलर वे पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और जब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, जिससे आप अपने सीटेट एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपके थर्ड चैप्टर ये जो दैनिक उपयोगी पदार्थ, इसका पार्ट 2 पढ़ते हैं। जैसे इसके पहले पार्ट में मैंने आपको समझाया, तो उसके बाद मैंने कहा था कि इसका कुछ जो टॉपिक बच रहे हैं उसको हम पार्ट 2 में करेंगे। तो आज हम उसका पार्ट 2 करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में, बहुलक के बारे में, प्लास्टिक के बारे में, और सारी संश्लेषित रेशे, कृत्रिम रेशे, साबुन, अपमार्जक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिए, ताकि इस टॉपिक से आने वाले हर क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बहुलक क्या होता है। तो बहुलक होता क्या है, तो पहले मैं ये पता होना चाहिए। बहुलक, बहुलक को अगर सरल शब्दों में तो बहुत सारे एकलक का समूह। एकलक क्या होता है, एक एक जो अणु होते हैं उसका समूह, वो क्या होता है, बहुलक। अब इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। क्या होता है, अधिक अणुभार वाले वे यौगिक जो कम अणुभार वाले एक या एक से अधिक प्रकार के अणुओं से संयोजन से बनते हैं तथा इनके मध्य कौन सा होता है, सही संयोजक बंध होते हैं। तो क्या कहलाते हैं, बहुलक कहलाते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बहुलक के मध्य में कौन सा बंध होता है। तो बहुलक के मध्य में सहसंयोजक बंध होता है, और सहसंयोजक बंध किससे मिलकर बनते हैं, तो बहुत सारे एकलक से। एकलक या उन्हें अणुभार भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे कम अणुभार वाले क्या होते हैं, मिलके करते अधिक अणुभार वाले यौगिक बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एकलक, बहुलक कहते हैं। और बहुलक के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, अगर पूछेगा तो बहुलक के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अब आपको जैसे पता है कि आपके सीटेट एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे थे, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में होता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, आपको एनसीईआरटी की बुक में जो इम्पोर्टेंट परिभाषा होती है, कोई इमेज होती है या कोई फैक्ट होता है जो आपके प्रीवियस ईयर में पेपर में इस तरह से पूछे जा चुके हैं या इस तरह से आने की संभावना, उसकी इमेज लगा के आपको समझाते हैं। ताकि क्या होता है कि आप एनसीईआरटी की बुक नहीं भी पढ़े उससे भी आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे होते हैं कि कई बार बच्चों ने कहा कि मैम हमने तो पूरी एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी, फिर भी क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं सॉल्व हो पा रहे थे। क्योंकि क्या होता है कि हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए इस सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं पता होते, इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक पता कैसे चलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत सारे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पेपर का एनालिसिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि पेपर पूछने का पैटर्न कैसा है, किस टॉपिक से कितना डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछ। इसीलिए मैं सारे पेपर का एनालिसिस करके नोट्स की टाइप में पीडीएफ बनाती हूँ। इसमें हर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उसकी आपको क्या करते हो, इमेज लगा के समझाते हैं। इससे आपको बुक पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं, आसानी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब फिर हम पढ़ते हैं बहुलक के बारे में। आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा गया, उन्होंने कहा कि एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। उन्होंने कहा रेशा, जिसे हम क्या कहते हैं, धागा के टाइप में देखते हैं कि रेशमी धागा होता है, अलग अलग इतना पतला रेशा होता है, वो भी क्या होता है, बहुत सारी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। और प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है, और इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती हैं, जो क्या कहते हैं, बहुलक, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं पॉलीमर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो पॉलीमर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के आपके 2 शब्द है, पॉली प्लस मर से हुई है। ग्रीक भाषा के 2 शब्द किससे, पाली तथा मर से हुए है। तब आपको ये पता है पॉली का अर्थ क्या होता है, पाली का अर्थ होता है अनेक या बहुत। कई बार आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पाली का तात्पर्य क्या होता है। तो पाली किस भाषा का शब्द है, पाली आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, अनेक या बहुत। और मर का तात्पर्य क्या होता है, भाग अथवा इकाई। तो इसको याद रखना, पॉलीमर शब्द की उत्पत्ति जो है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से, पाली तथा मर से। पाली का तात्पर्य क्या होता है, पाली का तात्पर्य होता है बहुत या अनेक। मर का तात्पर्य क्या होता है, भाग या इकाई।
अतः हम कह सकते हैं पॉलीमर क्या है, पॉलीमर के बहुलक। पॉलीमर क्या है, अंग्रेजी भाषा में कि पॉलीमर, बहुलक को क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और पॉलीमर का तात्पर्य क्या है, इनिशिएटिव लिखा है कि बहुत सी इकाइयों के दोहराव, बहुत सी इकाइयों को दोहराव को हम क्या कह सकते हैं, बहुलक। जैसे मैंने बताया कि बहुलक क्या होता है, बहुत सारे एकलक से मिलकर बना होता है। तो एकलक से मिलकर बना होता है तो क्या मतलब होता है, बहुत सारे एकलक का दोहराव होता है। यही आपके एनसीईआरटी में भी बोला गया कि बहुलक से तात्पर्य होता है बहुत सारी इकाइयों का दोहराव। अब ये अगर बहुलक बनने की प्रक्रिया होती है, जैसे क्या होता है, एकलक से मिलकर तो बहुलक बन रहे, तो एक पूरी प्रोसेस होती होगी। जैसे क्या होता है, कपास है, कपास होता है, जूट होता है, सिल्क का कीट होता है, सिल्क वॉर्म होता है। इससे आप क्या करते हो, रेशमी कपड़े बनाते हो, कपास से सूती वस्त्र बनाते हो, जूट से बनाते हो सामान। तो ये सब पूरी एक प्रक्रिया होती होगी ना। पहले तो धागा है, धागा से धीरे धीरे वस्त्र बनते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है, जैसे एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया, ये कहलाती है आपकी बहुलीकरण। अगर आपसे कभी पूछते हैं एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया क्या होती है, तो बहुलीकरण होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रमुख बहुलक जो आपके एनसीईआरटी मूल्यों के। जैसे आपका प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे व प्लास्टिक, इनका उल्लेख है कि प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं। जैसे आपका कपास हो जाएगा, जूट हो जाएगा, रेशम है, ये सब क्या है, प्राकृतिक रेशे। अब प्राकृतिक रेशे क्यों, क्योंकि हमें प्रकृति के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। और कृत्रिम रेशे क्या होते हैं, कृत्रिम रेशे जैसे मानव ने निर्मित किया, मानव ने संश्लेषण किया, प्रयोगशालाओं में बनाए, वो सब आपके क्या होते हैं, संश्लेषित रेशे। फिर प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक आपकी दो प्रकार की होगी, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इस सब का आगे हम पढ़ते हैं। तो चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं। अब हमने बताया कि प्राकृतिक रेशे, तो प्राकृतिक रेशे उन्हीं रेशों को तो कहेंगे जो हमें क्या होते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों से प्राप्त होते हैं। तो क्या होते हैं, प्रकृति से हमें कौन कौन से स्रोत प्राप्त होते हैं। जैसे पहले हमें क्या, तो रुई, कपास, जूट, रेशम, ऊन, ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से मुक्तः प्राप्त होते हैं। जैसे कपास, कपास को हम पहले प्राप्त कैसे करते हैं, प्राकृतिक स्रोत से। इसके बाद इसका क्या करते हैं, मॉडिफाई करके अलग अलग फॉर्म में चीज़ें बनाते हैं, लेकिन इसका पहला स्रोत क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत होते हैं। जूट, जूट हमें किससे प्राप्त होता है, पटसन के पौधे से प्राप्त होते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जूट आपको किससे प्राप्त होता है, तो जूट आपको पटसन के पादप से प्राप्त होता है। रेशम, रेशम किससे प्राप्त होता है, रेशम के कीट से। रेशम का कीट किस पादप में पाया जाता है, अगर पूछते हो तो रेशम का कीट आपका शहतूत के पादप पाया जाता है। ऊन, ऊन किससे प्राप्त होते हैं, जैसे भेड़ से, याक से, पश्मीना बकरियों से। आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे पश्मीना शाल बनता है, जैसे आप सब जानते हैं पश्मीना शाल बहुत ही फेमस शाल है, तो कह सकते हैं कि पश्मीना शाल आपको किस बकरियों से प्राप्त होता है, क्योंकि पश्मीना शाल जो होता है बकरी से प्राप्त होता है। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बच्चे भेड़ में टिक लगा के आ जाते हैं, जबकि पश्मीना शाल क्या होता है, पश्मीना बकरियों से प्राप्त होता है। अब पश्मीना बकरियों का पालन कौन करता है, तो एक जनजाति है, चांगपा जनजाति। कौन सी जनजाति, चांगपा जनजाति। चांगपा जनजाति क्या करती है, पश्मीना बकरियों का पालन करती है। तो इस पॉइंट को याद रखना। अब हम चलिए पढ़ते हैं पहला प्राकृतिक स्रोत अब क्या है, रुई। तो हम पहले पढ़ते हैं रुई के बारे में। रुई इसे क्या करते हैं, हम कपास द्वारा प्राप्त करते हैं। जो आप कॉटन बनाते हैं इसको किससे प्राप्त करते हैं, कपास से। अब रुई पादप के फलों से प्राप्त होती है। जो कपास का पेड़ होता है उसके जो फल बनते हैं उससे हम कपास की प्राप्ति करते हैं। जो कपास के फल होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे एक शब्द देते हैं जिसे कहते हैं कॉटन बाल्स। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने उसे हाईलाइट कर दी कि इन चीज़ों को आपको याद ही रखना है। जो पादप के फल प्राप्त होते हैं जिससे हमें कपास की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं कि हम कॉटन बाल्स कहते हैं। अब जैसे आपके इसमें दिया हुआ कि बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे क्या होता है कुछ बहुलक आप प्रयोगशाला में बनाते हैं और कुछ कैसे होते हैं प्रकृति में, जैसे कपास है, रुई है, जूट है, ये सब क्या प्रकृति में प्राप्त हो रहे हैं। तो कह रहे कुछ बहुलक आपके प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास, कपास क्या एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। कपास बहुलक को क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखना है। और सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे कपास एक बहुलक है जिसे हम क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। अब लेकिन ये सेलुलोज भी क्या होता है, ग्लूकोज की इकाइयों में निर्मित है। इस चीज़ को याद रखना है कि सेलुलोज किन इकाइयों में निर्मित होते हैं, तो सेलुलोज किस में होते हैं, ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं कि रुई के बाल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉटन बाल्स कहते हैं उसको। अब कॉटन बाल्स को क्या करते हैं, बीजों से पृथक करते हैं। अब जो भी कॉटन बाल्स आपको प्राप्त होते हैं कपास के पादप में, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बीज भी होते हैं। तो उनसे आप क्या करते हैं, बीजों से उन्हें अलग करते हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं, उसको कॉटन कपास को प्राप्त करते हैं। तो इसमें देखिए वही लिखा हुआ है कि कपास का ग्लूकोज का एक बहुलक है और ये सेलुलोज कहलाता है। जैसे कपास को क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं, और सेलुलोज को क्या करते हैं, हम उसमें ग्लूकोज में डिवाइड कर देते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना। अब अगला हम प्राकृतिक स्रोत पढ़ते हैं कौन से, बहुलक। बहुलक
अगला बहुलक पढ़ते हैं जूट। जो हम प्राकृतिक बहुलक पढ़ रहे हैं प्राकृतिक स्रोतों में, तो दूसरा हम पढ़ते हैं क्या, जूट। पहले हमने पढ़ा रुई या कपास। जूट एक रेशा है जो जूट के पादप के तने से प्राप्त होता है। तो अब जूट पादप आपसे पूछ सकते हो, उसका नाम क्या होता है, पटसन। जूट जो होता है वह पटसन नामक पादप से प्राप्त होता है। और जूट का मुख्यतः उत्पादन कहाँ किया जाता है, आपसे भी पूछ सकते हो। तो जूट का मुख्यतः उत्पादन होता है बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में मुख्यतः जूट का उत्पादन किया जाता है। अब चलिए हम पढ़ते हैं ऊन के बारे में। ऊन हमें किससे प्राप्त होती है, मुख्यतः ऊन हमें किससे, भेड़ों से प्राप्त होती है। भेड़ की त्वचा से जो ऊपरी बाल होते हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी में इमेज भी दिखाई गई, इनके ऊपरी त्वचा से जो बाल अलग करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपसे पूछ सकते हो। तो इस प्रक्रिया को सियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सियरिंग। अब जैसे कह रहे हैं ऊन, भेड़, बकरी, याक और अन्य जंतुओं से ऊन की प्राप्ति की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। क्या आप जानते हैं इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। और वायु क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। जैसे इग्लू में आप देखते हैं कि इग्लू क्या होता है, अंदर से गर्म क्यों रहता है, बर्फ के घर बने घर, क्योंकि क्या होता है उसमें ऊष्मा वायु प्रवेश नहीं कर पाती, और वायु प्रवेश नहीं कर पाती इसलिए क्या होता है वो गर्म रहते हैं। इसी तरह इन्होंने कहा कि बालों के बीच में अधिक मात्रा में वायु भर जाती है। और वायु क्या है, ऊष्मा की कुचालक। इस पॉइंट को याद रखने की, वायु ऊष्मा की क्या है, कुचालक है। अब यही बाल क्या करते हैं, जंतुओं को गर्म रखते हैं। इन्हीं रोएदार रेशों से क्या करते हैं, हम ऊन की प्राप्ति करते हैं। अब जैसे किससे किससे प्राप्त करते हैं, भेड़ से, बकरी से, याक से आदि के द्वारा हम क्या करते हैं, बालों के द्वारा ऊन की प्राप्ति करते हैं। अगर हम कहें कि पश्मीना शाल की प्राप्ति हम किससे करते हैं, तो पश्मीना शाल बनाने के लिए हम पश्मीना बकरियों का प्रयोग करते हैं। किसका, पश्मीना बकरी की। पश्मीना बकरी के बाल जो होते हैं बहुत ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, और जितने ही ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उतने ही नरम होते हैं। अगर आपसे कभी पूछते हैं एक पश्मीना शाल बनाने में कितना टाइम लगता है, तो एक पश्मीना शाल बनाने में 250 घंटे का समय लगता है। कितना, 250 घंटे का, 250 हावर का टाइम लगता है। इस पॉइंट को याद रखना। एक बार ईवीएस में प्राइमरी लेवल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे आपके इसमें पश्मीना बकरी का है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी, साइंस में भी पूछा जा सकता है। अब पढ़ते हैं कि एक जैसे उत्तर जीवाणु हो जाते हैं, तो ये आपसे पूछ सकते हैं एंथ्रेक्स कि इन्होंने कहा कि ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रोग का कारण है, जिसे सोर्टस रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोर्टस रोग भी कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। इसमें आपको 2 पॉइंट रखने हैं। पहले आपसे पूछ सकते हैं कि जो व्यक्ति क्या करते हैं, ऊन की छटाई वगैरह करते रहते हैं, वो कौन से वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, कौन से जीवाणु से, सॉरी, तो कौन से, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से। और या तो पूछ सकते हैं एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है, तो कौन से, सोर्टस रोग। ये पूछ सकते हैं सोर्टस रोग का वाहक कौन सा होता है, तो सोर्टस रोग का वाहक होता है आपका एक जीवाणु। उस जीवाणु का नाम क्या होता है, एंथ्रेक्स होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखना है। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं रेशम के बारे में। रेशम की प्राप्ति में किससे होती है, तो रेशम की प्राप्ति होती है हमें रेशम के कीट से। अब रेशम के कीट का पालन किस पादप में करते हैं, तो शहतूत के पादप में। किस पे करते हैं, शहतूत के। शहतूत के पत्तों पर जो रेशम के कीट प्राप्त होती है किसमें, कैटल पिलर के रूप में होती है। किस रूप में होती है, कैटल पिलर के रूप में। अब जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में इसका दिखाया गया इमेज कि पहले क्या, ये रेशम का शहतूत का वृक्ष दिखाया गया है, और दूसरा ये शहतूत की आपकी पत्तियां, जिसमें हम क्या करते हैं, शहतूत के कीट का पालन करते हैं। ये कोकून होता है, और ये मादा रेशम कीट है तथा उसके अंडे। शहतूत के पत्तियों को खाते हुए लार्वा जो शहतूत के पत्तियों में प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। तो रेशम कृमि, ये आपके इसमें दिखाया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि शहतूत के जो कीट होते हैं इनका हम पाए किस पादप में जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं, शहतूत के पादप में। और इसके अलावा इसमें पूछ सकते हैं कि रेशम की खोज से संबंधित पूछ सकते हैं कि रेशम की खोज संभवतः अज्ञात है, मतलब अभी पता नहीं कि यथार्थ समय कब हुई थी, लेकिन इसके विषय में एक फैक्ट है कि जैसे कहा जाता है कि प्राचीन चीनी किंवदंतियों, मतलब चीन की जो कहानियों के अनुसार माना जाता है कि सम्राट हुआंग टी ने साम्राज्ञी लुइसी चेन, इन्होंने अपनी वाइफ जो थी लुंगसी चेन से अपने बगीचे से उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा। सामग्री ने पाया कि सफेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि क्रम के इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। इस चीज को याद रखना, क्या बुनते थे, कोकून।
और एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में नाजुक धागों का एक गुच्छा पृथक हो गया। क्योंकि कोकून से क्या होता है, हमें सिल्क प्राप्त होती है। उन्होंने देखा एक कोकून जो बना जो रेशम कीट के क्रम में होते, तो क्रम ने एक संरचना बना ली और वो कोकून क्या हुआ, गलती से उनसे चाय में गिर गया, जिससे क्या हुआ, गुच्छेनुमा संरचना प्राप्त हो गई और यहीं से क्या हुआ, रेशम उद्योग का प्रारंभ हो गया। अगर आपसे कभी पूछते हैं कि रेशम उद्योग का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो रेशम उद्योग का प्रारंभ हुआ था आपके चीन से और सैकड़ों वर्षों तक इसी कड़ी पहरेदारी में उसे गुप्त रखा गया। जब उन्हें रेशम उद्योग का पता चल गया तो उन्होंने कहा कि सैकड़ों वर्षों तक कहा जाता है कि उन्होंने इसको गुप्त रखा। धीरे धीरे लोगों तक अन्य देशों में प्रचलित हुआ और जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी आज उसे सिल्क रूट कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखना है आपको। इसमें 2 पॉइंट याद रखने। पहला पूछ सकता है कि रेशम उद्योग का प्रारंभ किस देश से हुआ था, तो रेशम उद्योग का प्रारंभ हुआ था चीन से। चीन में जब इस पता का चला कि रेशम ऐसा बनाते तो उन्होंने क्या किया, सैकड़ों वर्षों तक इसको गुप्त रखा और वहां पे जो उन्हें प्राप्त हुआ तो किस रूप में हुआ, तो कोकून रूप के रूप में। और रेशम का पादप किस वृक्ष में होता है, तो किसमें होता है, आपके शहतूत के वृक्ष में। अब आपसे होता है जो कैटल पिलर होते हैं। कैटल पिलर क्या होता है, कुछ समय पश्चात कोकून में परिवर्तित हो जाते हैं। जब वो गुच्छेनुमा संरचना हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, कोकून। उससे के कोकून क्या होते हैं, रेशेनुमा एक प्रोटीन होते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कोकून होता है क्या, तो कोकून क्या एक रेशेनुमा प्रोटीन होता है। अब कोकून से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया को रेकलिंग कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। अब कोकून से रेशम प्राप्त करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेकलिंग कहते हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं कि भारत में रेशम उत्पादन से संबंधित भारत में रेशम उत्पादन से संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब उन्होंने कहा कि जो भारत में रेशम उत्पादन में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के अलावा कोकून से रेशम निकालने में, कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्यों में अधिकतर महिलाओं के द्वारा ही किए जाते हैं। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। रेशम उत्पादन में चीन में विश्व पहले स्थान पर है। अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व में रेशम उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो कौन सा, चीन। अगर कभी ये पूछते हैं कि रेशम उत्पादन का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो भी चीन से हुआ था। चीन अभी भी पहले स्थान पे रेशम उत्पादन में, और लेकिन भारत भी आपका क्या है, प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। तो भारत का स्थान भी बहुत अच्छा है रेशम उत्पादक देशों में। लेकिन अगर पहले पूछेगा कि पहले स्थान पे विश्व में कौन सा है, तो पहले स्थान पे आपका चीन है। और रेशम उत्पादन का प्रारंभ भी कहाँ से हुआ था, तो रेशम उत्पादन का प्रारंभ आपके चीन से हुआ था। चलिए आगे पढ़ते हैं कि रेशम का पालन, जब रेशम कीट का पालन होता है। अब रेशम कीट का पालन करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, एक साइंस की टर्म होती है, उसे कहते हैं सेरीकल्चर। तो आपसे पूछ सकते हैं सेरीकल्चर में किसका पालन करते हैं, या पूछ सकते हैं रेशम का पालन किस में करते हैं, तो किसमें करते हैं, सेरिल का कल्चर इसको कहते हैं। अब आपके इसमें तो कुछ पॉइंट दिए हुए रेशम कीट थे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के बुक में लास्ट में चैप्टर के बाद में कुछ समरी टाइप में दी होती है और कई बार क्या होता है उन्हीं समरी से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, उस समरी से भी आपको क्वेश्चन समझा देते हैं, पॉइंट समझा देते हैं, जिससे क्या हो रहा है, अगर कभी पेपर का लेवल हाई से मॉडरेट लेवल बन रहा है या कई बार हो सकता है उसी समरी से क्वेश्चन पूछ ले, तो आप तब भी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। इसलिए आपको क्या करना है, पूरा डीप से पढ़ना है, लेकिन आपको वही पढ़ना है जो आपके टॉपिक में दिया हुआ है। कई बार बच्चे क्या होता है, टेट का, अदर स्टेट के टेट का भी सिलेबस पढ़ लेते हैं, जैसे वन, अभ्यारण्य, ये सब आपके सीटेट में नहीं दिया। आपके सीटेट में जो सिलेबस दिया आपको सिर्फ वही पढ़ना है। इसलिए मैं आपको हर वीडियो के पहले आपको सिलेबस लगा के बताती हूँ, ताकि आज जो आपके आप ये देख लीजिए कि जो आपके सिलेबस का हिस्सा आप वही पढ़ना है, क्योंकि बाकी आपको नहीं पढ़ना जो भी सिलेबस में है, लेकिन जो आपके सिलेबस में उसको आपको बहुत डीप से पढ़ना है। क्योंकि जैसे आप देख सकिए 2019 में जो यूपी टेट का पेपर हुआ था, उत्तर प्रदेश में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, उसमें क्या हुआ था, ईवीएस का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट था, तो आधे से ज़्यादा बच्चों ने क्या किया था, ईवीएस के काफ़ी क्वेश्चन गलत किए थे। क्योंकि क्या होता है कि हम पेपर को जो सिलेबस था उसी को बहुत डीप से पढ़ना होता है। अदर चीज़ों को सिलेबस दूसरे सिलेबस पढ़ने की अपेक्षा अपने ही सिलेबस को बहुत डीप से पढ़ना है। इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी में जो भी दिया उसको कोई भी फैक्ट छोड़ती नहीं हूँ। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हो कि रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़ बकरी याक से ऊन की प्राप्ति की जाती है, अतः रेशम और ऊन जानतो रेशे हैं। अब जानतो रेशों का मतलब क्या हो गया, जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे पादप तथा जीव जंतु जो प्राप्त होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जानतव रेशे। जानतव रेशे या प्राकृतिक रेशे भी कह सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया था रेशे क्या होता है, 2 प्रकार के। पहला आपका प्राकृतिक, जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे होते हैं, जिसका प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषण किया जाएगा, आपके क्या होंगे, कृत्रिम रेशे। अब रेशम किससे प्राप्त होती है, रेशम कीट से।
और रेशम किससे प्राप्त होगी? रेशम कीट से। तो कैसा? जांतव स्रोत है। अब आपको ऊन कैसे प्राप्त होती है? भेड़ से, बकरी से, याक से। तो ये भी क्या है? जांतव स्रोत है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रेशम और ऊन कैसे रेशे हैं? तो जांतव रेशे हैं। ऊंट, लामा, एल्पाका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। इस चीज को याद रखना, ऊंट के, लामा के और एल्पाका, इनके भी बालों से क्या करते हैं? ऊन की प्राप्ति की जाती है। इस पॉइंट को याद रखना। और आगे क्या दिया हुआ है? भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए ही पाला जाता है। भारत में जो भेड़ों का पालन किया जाता है मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ऊनों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और भेड़ के शरीर से बालों को उतार के पहले अभिमार्जन व छटाई की जाती है, फिर सुखाने के पश्चात उनको काटकर ऊन की प्राप्ति की जाती है। और अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम की कताई करके कोकून बनाते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि रेशम के कीट जब रेशों की कताई करके क्या बनाते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? कोकून। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसकी प्राप्त होती थी? कोकून की प्राप्त हो रही थी। और रेशम किस प्रोटीन से बने होते हैं? तो रेशम आपके फाइबर प्रोटीन से। जैसे मैंने आपको बताया था कोकून क्या होते हैं? रेशेनुमा प्रोटीन होते हैं। फाइबर किसको कहते हैं? रेशा को कहते हैं। तो कोकून क्या होते हैं? आपके रेशेनुमा प्रोटीन होते हैं। और कोकून से रेशम के धागों को और रेशम को पृथक करने में उनका संसाधन किए जाते हैं, फिर रेशम का धागा बना जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। रेशम से रेशम का धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। क्योंकि जैसे पहले क्या हुआ? आपको रेशम प्राप्त हुआ, फिर रेशम से आप उसका धागा बनाते हैं, और धागा बनाने के बाद फिर क्या होते हैं? रेशम से उसके वस्त्र अलग अलग टाइप के बनाए जाते हैं। और बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बनते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। अब हम पढ़ते हैं कृत्रिम रेशों के बारे में। कृत्रिम रेशे क्या होते हैं? या उच्च अणु। अब कृत्रिम रेशे पहले होंगी क्या? कृत्रिम रेशों को क्या करते हैं? मानव प्रयोगशालाओं में या अन्य किसी विधि में इनका संश्लेषण करता है या इनका बनाता है। तो क्या होते हैं? कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे उच्च अणु भार वाले बहुलक होते हैं जो रेशों के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर पूछेगा कृत्रिम रेशे कैसे होते हैं, तो उच्च अणु भार वाले बहुलक होते हैं। आपके प्रमुख कृत्रिम रेशों के उदाहरण जैसे कौन कौन से? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये आपकी क्या? प्रमुख कृत्रिम रेशे हैं, क्योंकि इनका निर्माण कहाँ होता है? प्रयोगशालाओं में मानव संश्लेषण करता है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कृत्रिम रेशे में रेयॉन के बारे में। रेयॉन क्या होता है? रेयॉन प्राकृतिक पदार्थ सेलुलोज का रासायनिक उपचार करके रेयॉन को बनाया जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखने की, रेयॉन को हम कैसे बनाते हैं? तो सेलुलोज जैसे मैंने भी आपको बताया था, सेलुलोज का रासायनिक उपचार करके रेयॉन को बनाया जाता है। और रेयॉन को कृत्रिम सिल्क भी कहते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि रेयॉन को क्या कहते हैं? कृत्रिम सिल्क। ये पूछ सकते हैं कि इनमें से किस संश्लेषित रेशा को आप कृत्रिम सिल्क कहते हैं? तो किसको कहते हैं? रेयॉन को। रेयॉन को बनाते कैसे? सेलुलोज का रासायनिक उपचार करके हम रेयॉन का निर्माण किया जाता है। अब चलिए पढ़ते हैं, आपके इसमें एनसीईआरटी में रेयॉन के बारे में दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि जैसे आपने रेशम कीट के बारे में, जैसे आपके क्लास 7 की बुक में रेशम कीट के बारे में था जो आपने पहले पढ़ा, अब आपके अगली क्लास की बुक में क्या इसके बारे में कृत्रिम रेशे 8th की बुक में दिया हुआ है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इसमें देखो कहा कि आपकी इसकी खोज कहाँ हुई थी? रेशम कीट की मैंने आपको बताया इसकी खोज कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। और लंबे समय तक इसे कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम से रेशम का कपड़ा प्राप्त करना बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं सदी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशम प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया और यह रेशा रेयान अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। जैसे मैंने अभी आपको बताया, रेयान को क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशा कहते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इसका रेशम का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? तो चीन में हुआ था। अब चीन ने तो पहले तो बहुत समय तक इसको गोपनीय रखा, उसके पश्चात इसे पता चला, धीरे धीरे लोगों ने बनाना शुरू किया। तो रेशम क्या होता है? बहुत महंगा होता है। जैसे आज भी देख लीजिए कि अन्य वस्त्रों के अपेक्षा रेशम क्या होता है? बहुत महंगा होता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसको हम क्या करते हैं कि प्रयोगशाला में बनाने का प्रयास किया। तो काफ़ी समय पश्चात वैज्ञानिकों को इसको सफलता मिली। सफलता कैसे मिली? उन्होंने काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया और रेयान अथवा कृत्रिम रेशा कहलाया। तो किसको हम कहते हैं? रेयान को हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम रेशा बोलते हैं। और रेयान के प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किए जाते हैं। और रेयान एक मानव निर्मित रेशा, इस चीज को भी याद रखना है। रेयान क्या है? मानव निर्मित रेशा है और यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे विभिन्न रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादर,
ऊन के साथ मिला के कालीन या गलीचा बनाते हैं। अब जैसे आपका कि रेशम क्या है, शुद्ध रेशम जो होता है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए क्या करते हैं बहुत चीज़ों में क्या करते हैं अब रेयान को मिला के बनाते हैं। जैसे क्या होते हैं कालीन में, चादर में, जैसे आपको रेयान की निर्मित वस्तुओं के कालीन दिखाई गई। अब क्या करते हैं रेयान क्या होता है रेशम के अपेक्षा सस्ता होता है, इसलिए इसका हम प्रयोग करते हैं जैसे कालीन, गलीचा, चद्दर आदि बनाने में। अब चलिए आगे पढ़ते हैं नायलॉन के बारे में। नायलॉन क्या पूर्णतः कृत्रिम रेशा है। जैसे आपका रेयान क्या था, रेयान का क्या सेलुलोज का रासायनिक उपचार करके बनाया गया था, लेकिन ये पूर्णतः कृत्रिम रेशा, इसका पूर्ण चीज़ें क्या हुई हैं प्रयोगशाला में ही बनाई गई हैं। ये पॉलीएमाइड भी कहते हैं। अब इसे पॉलीएमाइड भी क्यों कहते हैं, क्योंकि पॉली का तात्पर्य क्या होता है, जब मैंने आपको बहुलक बताया पॉली का तात्पर्य होता है बहुत से, अनेक। तो पॉली प्लस एमाइड, अगर आप पॉली प्लस एमाइड जोड़ेंगे तो क्या होता है बहुत सारे एमाइड। तो कह सकते हैं कि बहुत सारे एमाइड के जो समूह होते हैं उससे हम क्या कहते हैं पॉलीएमाइड। तो अच्छा पॉलीएमाइड बहुत सारे समूह को मिल गया, तो इसका एकलक क्या होगा, किससे मिलकर बना होगा, तो सिर्फ बना होगा एमाइड से। किससे बना होगा, एमाइड से। तो आपसे कह सकते हैं कि एमाइड युक्त बहुलकों का समूह को क्या कहते हैं पॉलीएमाइड। और पॉलीएमाइड आप किसको कहते हैं, तो पॉलीएमाइड आप कहते हैं नायलॉन को। तो आपसे पूछ सकते हैं कि नायलॉन में किसका बहुलक होता है, तो नायलॉन किसका होता है, एमाइड का। और नायलॉन को पॉलीएमाइड भी कहते हैं। और नायलॉन क्या होता है रासायनिक रूप से अक्रिय, तापरोधी व कठोर होता है। अब देखिए आपके बारे में नायलॉन के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है। नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है जिसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल से प्राप्त किया गया। अगर कभी पूछता है कि प्रथम पूर्णतया कृत्रिम रेशा कौन सा है, तो कि मतलब जिसमें किसी भी प्राकृतिक स्रोत का प्रयोग नहीं किया गया, तो कौन सा है, नायलॉन। जैसे आपने रेयान पढ़ा, रेयान में क्या था प्राकृतिक स्रोत का प्रयोग किया गया था, लेकिन नायलॉन में कोई भी प्राकृतिक स्रोत का प्रयोग नहीं किया गया। नायलॉन एक प्रथम मानव निर्मित रेशा है जिसे कब बनाया गया, तो 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल जैसे पादप या जंतु किसी भी चीज का प्रयोग नहीं किया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। रेशा कैसे, तो प्रबल, प्रत्यास्थ कैसे होता है कि जैसे मैंने आपको धातुओं का गुण समझाया तो उसमें प्रत्यास्थता समझाई थी कि क्या होता है कि इसमें जैसे बल लगाते हैं तो कुछ समय के लिए इसमें परिवर्तन होता है, लेकिन बल हटा लेने पे पुनः उसी स्थिति में आ जाता है। और इसके अलावा क्या इतना प्रबल है कि जैसे नायलॉन, पैरासूट और चट्टानों में चढ़ाई होती है जो हम रस्सा बनाते हैं, तो कैसे होता है नायलॉन का बना होता है। जैसे आप बहुत सारी रस्सियाँ कैसे होती हैं, नायलॉन की बनी होती हैं। और इसके अलावा क्या कहते हैं, जैसे जुराब, आपके मोजे, रस्सा, तंबू, ब्रश, इन सब ब्रश, कार की सीट, पट्टे, स्लीपिंग बैग, पैरासूट आदि क्या होते हैं नायलॉन का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि नायलॉन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे जुराब में बनाने में, रस्सी बनाने में, तंबू बनाने में, दांत साफ करने के ब्रश, कार की सीट के पट्टे, पैरासूट आदि के निर्माण में क्या होता है नायलॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें लिखा भी, क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं। तो अर्थात नायलॉन के रेशे बहुत मजबूत होते हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं पॉलीएस्टर के बारे में। पॉलीएस्टर क्या होता है, आपको इसी चीज़ को याद रखना, पॉली के तात्पर्य क्या होता है अनेक, एस्टर एक कोई समूह है, तो मतलब बहुत सारे एस्टर का समूह क्या कहलाएगा आपको पॉलीएस्टर। इसमें लिखा पॉलीएस्टर क्या होता है, एस्टर की रासायनिक पुनरावृत्ति का ये, पुनरावृत्ति का तात्पर्य क्या होता है बहुत सारे बार बार आना है, तो मतलब क्या हो गया समूह हो गया, और समूह हो गया तो उससे क्या कहते हैं बहुलक। तो पॉलीएस्टर एक प्रकार का बहुलक है जिसमें किसका समूह होता है, तो बहुत सारे एस्टर का समूह होता है। जैसे टेरिलिन, टेरिलिन आपसे पूछ लेते हैं, टेरिलिन क्या एक प्रकार का पॉलीएस्टर है। अब चलिए देखते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा है। एनसीईआरटी में लिखा क्या है, पॉलीएस्टर, पॉली प्लस एस्टर से मिलकर बना है। पॉली का तात्पर्य क्या होता है बहुत सारे, तो वास्तव में वे रसायन एस्टर कहलाते हैं जो इकाइयों के पुनरावृत्त से बने। उन्होंने कहा कि एस्टर के पुनरावृत्त से जो रसायन बने उसे हम क्या कहेंगे पॉलीएस्टर। अब पढ़ते हैं एस्टर क्या होता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसे आप कई बार कपड़े वगैरह लेने जाते हैं तो कहते हैं नहीं टेरिकॉट का चाहिए या पॉलीकॉट का या पॉलीवुड का, ये सब क्या होते हैं पॉलीएस्टर के ही प्रकार होते हैं। और ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं, पॉलीकॉट और पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण। पॉलीकाट में क्या होता है आपके पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण। इस पॉइंट को याद रखें कि पॉलीकाट में आपके क्या होता है पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण, और पॉलीवूल क्या है पॉलीएस्टर और ऊन का मिश्रण है। जैसे आप बहुत सारे कपड़े लेकर आते हैं जो कॉटन में होते हैं, तो कुछ आपके क्या होते हैं टेरिकॉट होते हैं तो आप कहते हैं पेवर टेरिकॉट चाहिए। कुछ आपके क्या होते हैं जैसे आप कहते हैं मिक्स टाइप में, तो आपके क्या होते हैं पॉलीकॉट। पॉलीकाट में क्या होता है आपका कपास के साथ साथ क्या होता है पॉलीएस्टर मिला होता है।
और आपके जो पॉली वूल होते हैं, जैसे आप बहुत सारे वूलन क्लॉथ्स लेते हैं, उसमें क्या होते हैं पॉली वूल के होते हैं, तो उसमें क्या होता है पॉलीएस्टर और आपका ऊन होता है, इन दोनों का मिश्रण होता है। क्योंकि क्या होता है, अब ये इनका मिश्रण क्यों किया जाता है, जैसे आपने पढ़ा कि रेशम होता है तो बहुत महंगा होता है, इसी तरह से अगर आप शुद्ध कपास का शुद्ध कॉटन के कपड़े लेते हो तो आपको काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो इसलिए अब क्या करते हैं, कुछ कपड़े क्या होते हैं, गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ वगैरह ये कपड़ों को सही दामों पे सस्ते दामों पे लाने के लिए उनकी क्या करते हैं कि दोनों को मिश्रण से बनाते हैं। जैसे आपका क्या होता है पॉलिएस्टर कुछ सस्ता होता है, पॉलिएस्टर और कपास को मिलाने से किसका निर्माण कर देते हैं, पॉलीकॉट का, और पॉलीकॉट के बने वस्त्र क्या होते हैं, आप सस्ते होते हैं। और पॉली वूल, जैसे वूलन में क्या होता है प्योर वूल का आप लेते हैं तो आपको महंगा पड़ता है, इसलिए बहुत सारी गारमेंट्स कंपनियां क्या करती हैं पॉलीएस्टर और पॉलीएस्टर और उनके मिश्रण से क्या बनाती है पॉली वूल, और पॉली वूल के बने हुए गारमेंट्स आते हैं मार्केट में बहुत सारे। आपसे इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, पॉलीकॉट में क्या होता है पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण, और पॉली वूल में पॉलीएस्टर और ऊन का मिश्रण। टेरिलीन को टेरीन भी कहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि टेरिलीन को हम क्या कहते हैं, टेरीन भी कहते हैं। अब जैसे टेरिलीन का प्रयोग कहाँ होता है, टेरिलीन का प्रयोग क्या होता है पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा पॉलिस्टर के बने वस्त्र क्यों नहीं पहनते, जैसे मैं बताएंगे कि पॉलिस्टर के वस्त्र क्या होते हैं जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जब भी कहीं आग में या किचन के पास काम कर रहे हैं तो आपको पॉलिस्टर के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इसी में यही लिखा गया कि रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर के बने वस्त्र माँ मेरी नहीं पहनती। क्यों नहीं पहनती, क्योंकि पॉलिस्टर के बने वस्त्र क्या होते हैं जल्दी आग पकड़ लेते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जैसे पेट्रो रसायन क्या होते हैं, सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रोलियम रसायन कहलाते हैं। सभी संश्लेषित रेशे जो होते हैं जो क्या होते हैं पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल से तैयार हो, उन्हें क्या कहते हैं पेट्रो रसायन कहते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या होते हैं, प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है, लेकिन प्लास्टिक की क्या होती है भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं के कारण भिन्न उच्च ताप पर भिन्न भिन्न गुण दर्शाती हैं। कुछ प्लास्टिक क्या होती है उच्च ताप पर दृढ़ हो जाती हैं और कुछ क्या होती है पिघल जाती हैं। ये सब क्यों होता है, उनकी भिन्न भिन्न व्यवस्था के कारण होता है। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, पहला आपको होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा क्या होता है आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आप चलिए पढ़ते हैं आपकी बुक में एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है प्लास्टिक के बारे में। जैसे आपका पहला है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा आपका क्या है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो उन्होंने प्लास्टिक के बारे में क्या किया, आप घर पर प्रतिदिन कामों में आने वाली बहुत सी प्लास्टिकों की उनकी वस्तुओं से परिचित होके इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी क्या एक प्रकार का बहुलक है, इस पॉइंट को याद रखना है। प्लास्टिक आपका क्या है, प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है, और कुछ में क्या होती है रेखीय होती है और कुछ में क्या होती है तिर्यक की व्यवस्था होती है। जैसे यहाँ पे इमेज आपकी दर्शाई गई, कुछ आपकी व्यवस्था कैसी रेखीय है प्लास्टिक में, और कुछ आपकी क्या है ये देखिए तिर्यक व्यवस्था, ये क्या होती है आपके प्लास्टिक में। अगर आपसे कभी पूछेगा प्लास्टिक के प्रकार कितने होते हैं, तो प्लास्टिक के आपके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला आपके क्या होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरे क्या होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये तीनों क्या करते हैं अपनी अलग अलग व्यवस्थाओं के कारण अलग अलग ताप पे अलग अलग गुण दर्शाते हैं। जैसे कुछ में क्या होता है उस रेखीय व्यवस्था होती है और कुछ हमें आपके प्लास्टिक में क्या होती है तिर्यक व्यवस्था होती है। अब जैसे हम पढ़ते हैं थर्मो प्लास्टिक के बारे में, आपकी बुक में क्या, प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं उसे आप क्या कहते हैं थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन, पीवीसी, ये सब आपके क्या थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। तो आपको याद रखने के पॉलीथीन पीवीसी किसके उदाहरण है, थर्मोप्लास्टिक के। और थर्मोप्लास्टिक का उपयोग कहाँ होता है, खिलौने, कंघियाँ, विभिन्न प्रकार के पात्रों के निर्माण में किया जाता है। और दूसरी ओर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता, मतलब एक बार जिस ढाल में दिया जाता है उसी में दृढ़ हो जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं थर्मोसेटिंग। जैसे आपका बैकेलाइट होता है, मेलेमाइन होता है, ये क्या है क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो आपसे पूछ सकते हैं बैकेलाइट और मेलेमाइन जो होते हैं ये विद्युत के कुचालक है, ऊष्मा और विद्युत क्या है कुचालक है। जैसे आप बिजली के स्विच देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं हमारे घरों में, ये किससे बने होते हैं बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, क्योंकि क्या होती है ऊष्मा और विद्युत के क्या कुचालक होते हैं। जैसे आप बोर्ड देखते हैं, बोर्ड में क्या होता है ऊपर प्लास्टिक का एक वो बना होता है, जो प्लग वगैरह होते हैं किससे बने होते हैं, ये आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं, तभी तो आप इसको निकाल लेते हो तो आपको करंट भी नहीं लगता, कुछ गर्म भी नहीं लगती। तो अगर आपसे पूछता है कि किससे बने होते हैं तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। और जैसे विभिन्न बर्तनों के हाथे आदि बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। मेलेमाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है, यह आग का प्रतिरोधक है, इस पॉइंट को याद रखना। मेलेमाइन क्या है आपका आग का प्रतिरोधक है, और यह क्या करता है ऊष्मा को सहने की क्षमता रखता है। फर्श की टाइल, रसोई के बर्तन, कपड़े आदि के भी उपयोग में किया जाता है।
थर्मोप्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों के जैसे आपकी इमेज में दिखाया भी गया है। ये क्या है, आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हुए हैं। थर्मोसेटिंग के जैसे आपके स्विच दिखाया गया है, ये हैंडल उसका दिखाया गया है, ये सब आपके क्या है, थर्मोप्लास्टिक। और ये कुछ आपके थर्मोप्लास्टिक के हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं थर्मोप्लास्टिक के बारे में क्या होते हैं। थर्मोप्लास्टिक दृढ़ नहीं होते, अर्थात ये गर्म करने पर पिघल जाते हैं और ठंडा करने पर क्या होते हैं, पुनः ठोस अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। कौन से आपके थर्मोप्लास्टिक, जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल विनाइल क्लोराइड, जिसे आपने शॉर्ट फॉर्म में भी क्या पढ़ा, पीवीसी, ये सब किसके थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। और दूसरा आपके क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये बहुलक क्या होते हैं, अर्ध तरल पदार्थों से बनाए जाते हैं। इन अर्ध तरल पदार्थों को निश्चित आकृति में ढालकर गर्म करने से इनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। थर्मोसेटिंग जैसे बताया कि ताप और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं और गर्म करने पे स्थायी रूप से परिवर्तित होते हैं, मतलब इन्हें पुनः दूसरे सांचे पे ढाल नहीं सकते। जैसे क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक को क्या करते हैं, दूसरे में ढाल सकते हैं दूसरे आकार में, लेकिन थर्मोसेटिंग को नहीं कर सकते। जैसे बेकेलाइट होते हैं, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्लास्टिक हैं जो आपकी एनसीईआरटी में उल्लेख हैं, जैसे पॉलीथीन है, इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। पॉलीथीन को पॉलीएथिलीन भी कहते हैं, तो ये इसके एकलक अणु क्या होगा, पॉली प्लस एथिलीन, तो इसका एकलक इकाई अणु होगा एथिलीन, क्या होगा आपका, एथिलीन। अब जैसे पॉलीथीन के कुछ उदाहरण दिखाए गए आपके एनसीईआरटी में, जैसे चेयर है, बाल्टी, ये टॉय, ये किससे बने, प्लास्टिक से बने हुए हैं। पॉलीथीन पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने में काम आता है। प्लास्टिक बैग, विद्युत रोधन आदि में किसका प्रयोग करते हैं, पॉलीथीन का। हम पढ़ते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या, कई बार आपसे पीवीसी करके पूछ सकता है। इसमें एकलक इकाई आपकी क्या होती है, विनाइल क्लोराइड। अगर आपसे पूछते हैं पीवीसी किस बहुलक से मिलकर बना होता है, तो पीवीसी क्या होता है, एक प्रकार का बहुलक है। ये मिलकर किससे बना होता है, विनाइल क्लोराइड से। किससे बनकर होता है, विनाइल क्लोराइड से। पीवीसी का प्रयोग किसमें करते हैं, प्लास्टिक पाइप में, ग्रामोफोन रिकॉर्डर बनाने में आदमी क्या करते हैं, पीवीसी का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ में एक आपका क्या होता है, पेट होता है, पॉलीएथिलीन टर्थलेट। इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे क्या होता है, घरों में पानी की बोतल होती है और जो होते हैं डब्बे वगैरह होते हैं, चावल चीनी के संचय के लिए आपको जार वगैरह होते हैं, किससे बने होते हैं, पेट को। इससे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। इसका नाम क्या होता है, पॉलीएथिलीन टर्थलेट। तो आपसे पूछ सकते हैं कि घर की जो बोतल बनी होती है किससे बनी होती है, पेट से बनी होती है। ये एक प्रकार का क्या, पॉलिस्टर है। पेट क्या है, पेट आपका एक प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग किसमें करते हैं, बोतल, बर्तन, फिल्म, तार, ये बहुत सारे उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। अगला हम पढ़ते हैं टेफ्लॉन के बारे में। टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन किससे मिलकर बना होता है, तो टेफ्लॉन आपका मिलकर बना होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन से। और टेफ्लॉन एक अत्यंत कठोर पदार्थ है और इसका प्रयोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग मुख्यतः करते हैं नॉन स्टिक। आप सब जानते हैं जो घरों में नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, इसके निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं, टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन मिलकर किससे बना होता है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन से बना होता है। अब जैसे आपके इसमें प्लास्टिक के कुछ गुण दिखाए गए हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में। इन्होंने कहा कि प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनकी जैसे क्या होता है, दवा की गोलियाँ, टिक्कियों को पैक करने यूज करते हैं, घावों को सीने, धागे जो होते हैं, ये सब किससे बने होते हैं, प्लास्टिक के। सिरिंज जो होती है हॉस्पिटल में देखते हैं किससे, प्लास्टिक की। और जैसे दस्ताने होते हैं और बहुत सारे अलग अलग यंत्र होते हैं, किससे सब बने होते हैं, प्लास्टिक के। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन में जब आप भोजन पकाते हैं, जब खाना पकाते हैं माइक्रोवेव में, तो क्या होता है, विशिष्ट प्लास्टिक पात्र प्रयोग करते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि माइक्रोवेव के क्या होते हैं, अलग बर्तन होते हैं। ये कैसे होते हैं, विशिष्ट प्लास्टिक पात्र होती है, क्योंकि क्या होते हैं, ऊष्मा के सुचालक नहीं होने से अगर वो गर्म हो जाएंगे तो आपको निकालने में दिक्कत होगी। और परंतु माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को तो पका देती है, पर प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन के बारे में जैसे आप पढ़ा कि नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, टेफ्लॉन का। क्यों करते हैं कि उसमें तेल और जल चिपकता नहीं है। जैसे आप देखते हैं नॉन स्टिक को चिपकता नहीं है, क्योंकि क्या होता है, टेफ्लॉन में एक गुण होता है कि इसमें चिपकता नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, अगर आपसे कभी पूछते हैं नॉन स्टिक बर्तन बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो टेफ्लॉन का करते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं बेकेलाइट के बारे में। बेकेलाइट क्या होता है, यह क्षारीय माध्यम में फिनाइल व फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया से बनाई जाती है। किससे, फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया से, फिनाइल व फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया से क्या बनाए जाते हैं, बेकेलाइट। बेकेलाइट का आपका प्रयोग है ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल जैसे आपका कार इंडस्ट्री में क्या होता है, बेकेलाइट का प्रयोग होता है। विद्युत उपकरणों के निर्माण में, तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि इसके कैसे बनता है, तो क्षारीय माध्यम में फिनाइल व फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया से बनता है तथा ऑटोमोबाइल और विद्युत उपकरणों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है।
हम पढ़ते हैं प्लास्टिक व पर्यावरण के बीच संबंध है। पहला क्या होता है, प्लास्टिक का सबसे मेन कारण क्या होती है, आसानी से इसका अपघटन नहीं होता। अब अगर अपघटन नहीं होता, अगर इसको मिट्टी में डाल देते हैं तो वहाँ की उर्वरता को नष्ट कर देता है। या कई बार आप सब देखते हैं कि जैसे बहुत सारे जानवर प्लास्टिक को खा लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और प्लास्टिक को अगर आप जलाते हैं तो उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। इसलिए प्लास्टिक के संबंध में आपको 5 R का पालन करना है। आपसे पूछ भी सकते हैं, एक बार आपसे पूछा भी जा चुका है, इनमें 5 R का फुल फॉर्म क्या होता है। जिससे हमने लिखा कि प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं आपको इनका पुनः यूज कर सकते हैं, रिसाइकल। जिन वस्तुओं को पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाई है। जिससे क्या होता है, एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आपको 5 सिद्धांत को पालन करना। पहला क्या, आपको रिड्यूस का उपयोग कम करिए, प्लास्टिक के चीज़ों का कम उपयोग करना है। दूसरा क्या, पुनः उपयोग, रीयूज करिए, रिड्यूस रीयूज। तीसरा आपका क्या होता है, पुनः चक्रित करिए, मतलब उनको रिसाइकल करिए। चौथा आपका क्या होता है, रिकवर, उन्हें पुनः प्राप्त करिए। और पांचवा क्या होता है, रिफ्यूज, उनका प्रयोग ही ना करें। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण से आपको हमें कम करना है तो हमें 5 R कौन कौन से पालन करने होंगे। पहला आपका रिड्यूस, दूसरा रीयूज, तीसरा आपका रिसाइकल, चौथा आपका रिकवर और पांचवा आपका रिफ्यूज। इन सारी चीज़ों को आपको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको इनका प्रयोग करना है। 5 जो आपके R इनका प्रयोग करना है। तो कई बार आपसे इन 5 R के फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो इनको याद रखना। पहला आपका रिड्यूस, हमें प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना है। दूसरा आपका क्या करना है, रीयूज, अगर प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका बार बार प्रयोग करते रहना। तीसरा फिर उसका रिसाइकल कर लेना। और फिर क्या होता है, उसका रिकवर, उसको दोबारा किसी यूज में लाना है रिसाइकल के बाद। पांचवा लास्ट क्या होता है, आपको प्लास्टिक को मना ही कर देना है पहले तो यूज करने के लिए। रिफ्यूज, बहुत ज़रूरी ना हो तो हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मार्केट वगैरह में सब्जी लेने जाए तो हम घर से प्लास्टिक के थैले ना ले जाएं, वहाँ से लेकर ना घर से बने हुए कपड़े के थैले ले जाएं, प्लास्टिक की चीज़ों में सामान कम लाएं। इस तरह से हम करके क्या करते हैं, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं साबुन और अपमार्जक के बारे में। आपके इसी टॉपिक में साबुन और अपमार्जक के बारे में एक पॉइंट दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि साबुन क्या होता है। जैसे कल मैंने आपको क्षार पढ़ाए थे तो उसमें हमने थे साबुन के जो क्षार होते हैं वो पढ़ाए थे। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था कि लवण बनने की क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण क्या होता है, उदासीनीकरण में किस किस का निर्माण होता है। तो मैंने बताया था उदासीनीकरण की प्रक्रिया से क्या होता है, आपके लवण का निर्माण होता है। और इस सब के इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपने नहीं देखा तो जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि उससे क्या होगा, जब उसको समझ जाएंगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और क्या होता है, वसा अम्लों की ग्लिसरॉल एस्टर को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। तो आपसे कहेगा कि साबुन का निर्माण किसके साथ होता है, तो वसा अम्ल के जो ग्लिसरॉल एस्टर होता है उसको जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने से होता है। और यह पूरी प्रक्रिया क्या कहती है, साबुन निर्माण की यह पूरी प्रक्रिया आपकी साबुनीकरण कहलाती है। तो आपसे पूछ सकते हैं इसमें कौन कौन से लवण होते हैं, तो इसमें सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। अब चलिए इस टॉपिक की जो हमने सीखा आपके पार्ट में जो समरी दी होती है उसका हम अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है आपसे इसी समरी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ये संश्लेषित रेशे प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों के बाद बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, बहुलक कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 2 होते हैं, पहले प्राकृतिक होता है बहुलक, कुछ संश्लेषित होते हैं। प्राकृतिक बहुलक क्या होता है, जो आपको प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, जिनका निर्माण मनुष्य करता है। और बहुलक क्या होते हैं, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। और बहुलक क्या होता है, अंग्रेजी भाषा में पॉलीमर का हिंदी रूपांतर है। और पॉलीमर क्या आपके ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस मर से। और प्राकृतिक रेशे पौधे और पशुओं से प्राप्त होते हैं। जो आपको प्राकृतिक रेशे पौधे कौन कौन से होते हैं, जैसे सहतूत के पौधा है, सहतूत के पत्ते में पौधे में क्या होते हैं, आप सहतूत के पौधे में क्या होता है, रेशम की कीट का पालन करते हैं, कपास से प्राप्त करते हैं, पटसन से प्राप्त करते हैं। और पशुओं में जैसे भेड़ से, याक से, ऊँट से, लामा से, बकरी से। और संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। अब इसमें पूछ सकते हैं संश्लेषित रेशे जो प्राप्त होते हैं उसमें जो प्रक्रम होते हैं उसे क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन। और प्राकृतिक रेशों के बाद इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। जिससे आपने भी पढ़ा रेयान होता है, नायलॉन होता है, इन सब को क्या करते हैं, मिलाते हैं। जैसे कपास के साथ ऊन के साथ मिला के इन सब, जैसे पॉली वूल है, इन सब का प्रयोग करते हैं। जैसे टेरिकॉट होता है, इन सब का क्या प्रयोग करते हैं। तो इसलिए कहा कि जो हमारे कृत्रिम रेशे होते हैं इनसे भी क्या करते हैं, कपड़ों को बुना जा सकता है।
अगला क्या होता है, संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुओं में करते हैं। जैसे घरेलू वस्तु में क्या है, रस्से में बाल्टियाँ, फर्नीचर, पात्र, वायुयान, जलयान, अंतरिक्ष यान, स्वास्थ्य सेवा आदि में क्या होता है, इनका प्रयोग किया जाता है संश्लेषित रेशों का। जैसे नायलॉन की बनी रस्सियाँ होती है, पैरासूट आदि में क्या होता है, नायलॉन का प्रयोग होता है। इसी तरह से अगला क्या दिया, संश्लेषित रेशे के बृहद निर्माण में उपयोग किए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक नाम दिए गए। जैसा अभी आपने पढ़ा, रेयान क्या होता है, नायलॉन क्या होता है, पॉलिएस्टर क्या होता है। अब विभिन्न प्रकार के रेशे क्या होते हैं, अपनी प्रवणता, जल अवशोषण क्षमता व दहन प्रकृति के आधार पर परस्पर भिन्नता रखते हैं। जैसे क्या होता है, हर रेशे का उसके अलग गुण होते हैं, उसके आधार पर प्रयोग करते हैं। जैसे नायलॉन का अलग गुण है, रेयान का अलग गुण है, पॉलीथीन का अलग गुण है, इसलिए अलग अलग प्रयोग करते हैं ना। जैसे नायलॉन से रस्सी बनाते हैं तो आप पॉलीथीन से तो रस्सी नहीं बना सकते। क्या आपने बोला पॉलीथीन से रस्सी बना सकते, नहीं, क्योंकि हर चीज़ के अलग गुण है। और जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का किसी विशेष चीज़ को बनाने में प्रयोग करते हैं, थर्मोप्लास्टिक का किसी विशेष चीज़ को बनाने में प्रयोग करते हैं। इसलिए क्या आपके हर चीज़ के अलग अलग प्रयोग है। अगर अगला क्या होता है, आज प्लास्टिक के बिना सभी के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। चाहे घर हो चाहे बाहर हो, हम क्या करते हैं, हर जगह प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। और उस प्लास्टिक को फिर हम क्या करते हैं, जो पॉलीथीन वगैरह होती है ऐसा फेंक देते हैं, जिससे क्या हो रही है, मृदा की उर्वरता नष्ट हो रही है। इसलिए हमें क्या करना है, 5R का जो पालन करना है। इसके अलावा प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं, मतलब जो प्लास्टिक से उत्पन्न होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर इसको मिट्टी में डाल देते हैं तो मिट्टी की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। अगर इसको जला देते हैं तो क्या होता है, वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। अतः हमें क्या करना है, भूमि डाल देने से इसको अपघटन होने में कई सारे वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इनको क्या करना है, जैव अनिम्नीकरण ही प्रकृति का कारण हो सकती है। जैसे क्या करना है, हमें इनका कम प्रयोग करना है, उन 5R का पालन करना है। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदाय के पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम कर सकें। जैसे कुछ चीज़ों के लिए क्या हमें प्लास्टिक का प्रयोग करना है, लेकिन हमें कम प्रयोग करना है। अगर हम कम प्रयोग करेंगे, उन्हीं का बार बार रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे, तो हमारे जिसमें ज़रूरत है उसमें प्लास्टिक का यूज भी कर सकते हैं तथा पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुँचाए। जैसे आप सब जानते हैं, बहुत सारी नदियों में देख रहे हैं कि क्या होता है, बहुत सारे पॉलीथीन लोग ऐसे बहा देते हैं, या समुद्र में भी लोग ऐसे जाते हैं बहुत सारे पॉलीथीन, जिससे क्या हो रहा है कि वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इसलिए हमें पॉलीथीन का प्रयोग करना है, अगर आवश्यकता पड़े तो बहुत कम करना है, उसी का बार बार यूज करना है, रिसाइकल करना है, ये सारे 5R का पालन करना है। इस तरह से आज हमने अपने आपके सीटेड एग्जाम का साइंस का 3rd चैप्टर कंप्लीट कर दिया। इस तरह से आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए तथा इसके नोट्स बना लीजिए, तथा अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल में आने वाले हर वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पर CTP की भी क्लासेस चल रही हैं, तथा मैथ पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं सीटेट एग्जाम के लिए, हिंदी पेडागोजी की भी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, और सीटेट प्राइमरी लेवल EVS के लिए थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत जल्द हम EVS पेडागोजी भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तथा इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर की भी क्लासेस बहुत जल्द धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं। इस तरह आप ये सारी क्लासेस को देख के इनके नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बना के लिंक क्या होगा कि आपको एग्जाम टाइम में रिविजन करने में बहुत आसानी रहेगी। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।